हेलो हेलो हेलो। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हो यार आप सब? यार एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 में हमने लगभग अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ऑलमोस्ट हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। और आज अपना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। खैर, इसके बाद हम एमसीक्यू और भी कुछ सीरीज जो हमने प्लान किया हुआ है यार, उसको हम जरूर लाएंगे। पर अभी जो अपने एनसीईआरटी में जो ओवरऑल जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर है, इसका जो सबसे लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एपोमिक्सिस एंड द पॉलीम्ब्रियोनी, इसको आज हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये जो अपना चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ पर आकर के पूरा का पूरा अपना खत्म हो जाएगा यार, अगर हम एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी को पढ़ लेते हैं। तो उम्मीद है कि अब तक का एक एक लाइन पढ़ाया हुआ इस एनसीईआरटी डिकोडर सीरीज का आपको पूरी तरीके से यार समझ में आया होगा, ऐसा हम मान सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर फटाफट हम शुरू करते हैं। और एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रियोनी जो भी एनसीईआरटी के अपने बचे हुए टॉपिक्स है, इसको हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो अभी हम यार क्वेश्चंस का सीरीज कंटिन्यू किए थे, जैसे कि चैप्टर के लास्ट में हम बार बार क्वेश्चंस जितने भी थे अपना पीडीएफ जो भी है क्वेश्चन का हम करते आ रहे थे, इसको यार हम चैप्टर के अभी लास्ट में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा थे, तो एक वीडियो में थोड़ा मिक्स करता तो वीडियो की लेंथ और ज्यादा हो जाती, है ना। पर एक क्वेश्चन सबसे एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है, अभी अभी मैंने जो पिछले 2-3 लेक्चर लिया है उसमें क्वेश्चंस भी कराया, कॉन्सेप्ट भी कराया। तो इससे आपको क्या हो गया होगा कि एक थोड़ी हैबिट डेवलप हुई होगी यार, कि कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। मेरा सबसे जो सबसे मेन मोटिव था, या फिर जो सबसे मेन अपना एम था, वो यही था कि एनसीईआरटी आपको पढ़ने आ जाए, है ना। एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो किसी भी तरीके से, आपको एक प्रॉपर जो तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का, वो आपको समझ में आ जाए। खैर, इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। पर हम चैप्टर के साथ साथ हम आपको एक इसका एप्लीकेशन पूरा का पूरा ये अप्रोच मैंने समझाने का कोशिश किया इस चैप्टर के थ्रू। तो यार इसका जो अपना क्वेश्चन वाला पार्ट है, इसको हम लास्ट में अभी हम इसको कर देते हैं, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हम एक ही बार डिस्कस करेंगे, ताकि हम कई सारे कॉन्सेप्ट को कोरिलेट भी कर पाएंगे। चलिए भाई, आज का लेक्चर हम यही शुरू करते हैं और एपोमिक्सिस और पॉलीम्ब्रियोनी को यहाँ पे खत्म किया जाए जल्द से जल्द। और फिर इसके बाद हम अपना अगला चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर इसके बाद ये वाली सीरीज खत्म करते हैं, है ना। खैर, ये वाली सीरीज नहीं, मतलब इस चैप्टर के जो 3 पार्ट हैं। तो देखो भाई, एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी लास्ट क्लास में यार, इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ने से पहले जस्ट सेकंड, मास्टर को थोड़ा अपना क्लीन करना पड़ेगा ना चश्मा। तो यार लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने यार आपको एक टॉपिक समझाया था। क्या समझाया था? लास्ट क्लास में हमने आपको एक टॉपिक समझाया था, और वो टर्म्स क्या था? वो था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। पार्थिनोकार्पी क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है? तो कई बार यार बोर्ड में एक क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि पूछेगा, ठीक है ना। और कई बार मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्थिनोकार्पिक एंड एपोमिक्सिस। बस एक बेसिक सा तुम सिंपल डेफिनेशन बता दो, बोर्ड वाला उतने में ही खुश है। पर अगर तुम इतना भी ना करके आओ तो धिक्कार है। तो भाई, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट या फिर पार्थिनोकार्पी क्या हुआ करता है, एक बार जरा दिमाग पे जोर डालना और सोचने की कोशिश करो, व्हाट इज द पार्थिनोकार्पिक। क्या हमने आपको पार्थिनोकार्पिक बताया था? तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसा मैं नाम में ही बता दिया, तो पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट का यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं क्या, यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे मतलब कि ना ही मेल गैमेट ना ही फीमेल गैमेट, इन दोनों गैमेट का झंझट ही नहीं था, हम सीधे के सीधे फ्रूट बना दे रहे थे। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट था उसका एग्जाम्पल था बनाना, बनाना माने केला। और इस पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हुआ करते थे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये है फ्रूट का, कि वो जो फ्रूट है भैया वो सीडलेस हुआ करता है। और इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। तो चलो भाई, ये तो समझ में आया थोड़ा बहुत कि व्हाट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस क्या है? तो जैसे वहां पे जो तुम फ्रूट, जो डिफिनेशन तुम वहां पे तुम फ्रूट बोले हो ना, कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, बस उस फ्रूट को काटो, क्या करो, उस फ्रूट को काटो और वहां पे सीड चिपका दो। क्या चिपका दो? सीड चिपका दो।
तब जाकर के तुम्हारा वो एपोमिक्सिस का डिफिनीशन बन जाएगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बस इतना करना है कि पार्थिनोकार्पी में जो फ्रूट का डिफिनीशन है उसमें से तुम फ्रूट को काटो और फ्रूट की जगह पे सीड चिपका दो, तो बन जाएगा अपना एपोमिक्सिस का डिफिनीशन। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आगे एकदम ध्यान से देखते जाना, एकदम ध्यान से देखते जाना। क्या बोला? एकदम ध्यान से देखते जाना। देखो भाई यहाँ पे इसको हम अभी एनसीईआरटी से ही पढ़ने का कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा हम इसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हो मैंने पहले ही आपको बता दिया। चलिए साहब, थोड़ा सा मुझे छोटा होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। चलिए भाई, यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहिए। एपोमिक्सिस एंड पॉलीम्ब्रियोनी, तो एपोमिक्सिस मैंने आपको समझाया, अब एक बार पॉलीम्ब्रियोनी को भी समझो। एक बार क्या समझो तुम? पॉलीम्ब्रियोनी को भी समझो। पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है? जैसे कि नाम में क्या लिखा हुआ भाई? नाम में क्या लिखा हुआ? पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी में सारा खेल नाम का ही होता है, समझ में आया क्या? पॉली का मतलब होता है मेनी, और इम्ब्रियोनी का मतलब होता है इम्ब्रायो। इम्ब्रायो, ठीक है ना? इम्ब्रायो मतलब कि एक ऐसा क्या ओव्यूल, एक ऐसा ओव्यूल जिसमें बहुत सारे क्या हो? इम्ब्रायो हो, या फिर एक ऐसा ओवरी जिसमें बहुत सारे इम्ब्रायो हो, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉली इम्ब्रियोनी। खैर इम्ब्रायोजेनी मैंने आपको लास्ट कॉन्सेप्ट में टर्म बता दिया था। कहाँ पे बताया था? तो सीड वाले में मैंने तुमको यहाँ पे इम्ब्रायोजेनी टर्म तुमको मैंने बता दिया था। समझ में आया क्या? एक बार मैं तुमको दिखा देता हूँ। इम्ब्रायोजेनी यहाँ पे है। देखो भाई, यहाँ पे मैंने तुमको कल इम्ब्रायोजेनी बता दिया था। क्या था? Developing embryo. This is an adaptation to provide assured nutrition to the W through the seed differ greatly early stage of embryo development. उसी को क्या बोलते हैं? इम्ब्रायोजेनी। मतलब कि अर्ली स्टेज ऑफ द इम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट था वही इम्ब्रायोजेनी था। जैसे कि नाम में क्या है? इम्ब्रायो और जेनी। इम्ब्रायो से बन गया इम्ब्रायो, और जेनी वो जो वर्ड है वो आया हुआ है जेनेसिस से। किससे बना भाई? तो जेनेसिस से। तो जो इम्ब्रायोजेनी है, क्या है? जो इम्ब्रायोजेनी है, इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ इम्ब्रायो पढ़ते हैं, है ना? तो ये पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो गया? पॉलीम्ब्रियोनी का मतलब हो गया कि मिनी इम्ब्रायो, ठीक है ना? यहाँ पे हम एक ओव्यूल के अंदर में या फिर एक ओवरी के अंदर में कई सारे इम्ब्रायो बनाने जा रहे हैं, ठीक? तो देखो भाई, हाँ भाई, कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिसमें कई सारे इम्ब्रायो होते हैं। तुम सोच सकते हो कौन से ऐसे फ्रूट है जिसमें बहुत सारे इम्ब्रायो होते हैं? तो सीधे नाम याद रख लो तुम, सिट्रस फ्रूट। जो भी सिट्रस फ्रूट है वो पॉलीम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल हुआ करते हैं। समझ में आ गया क्या? इतना थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जो सिट्रस फ्रूट है, जो सिट्रस फ्रूट है, ठीक है ना, जो सिट्रस फ्रूट है वो एग्जाम्पल है किसके? पॉलीम्ब्रियोनी के। इसमें एग्जाम्पल ले लेंगे क्या? ऑरेंज मान सकते हैं और लेमन भी मान सकते हैं, ठीक है ना? जो भी अपने सिट्रस फ्रूट है वो अपने पॉलीम्ब्रियोनी के क्या है भाई? एग्जाम्पल है। चलिए साहब, एक बार इसके लाइन को देखिए। और यहाँ पे क्या लिखे है? ऑल दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बहुत बार बता चुके कि जो फ्रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ द ओवरी होता है, एंड ओव्यूल इज, जो सीड होता है प्रोडक्ट ऑफ द ओव्यूल। मतलब ओवरी कन्वर्टेड इन द फ्रूट एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू द सीड। इतना बात समझ में आया क्या? यहाँ पे क्या लिखा है कि अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ, जैसे कि कुछ स्पीसीज हैं ये एस्टेरेसी एंड ग्रासेस। तो देखो, जो एपोमिक्सिस है, क्या बोला? जो एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, ठीक है ना, जो अपना एपोमिक्सिस का प्रोसेस है, ये किसमें चलता है? तो एस्टेरेसी फैमिली में, और ग्रासेस जो ग्रास वाली फैमिली है उसमें ये अपना एपोमिक्सिस का प्रोसेस चलता है। हैव इवॉल्व्ड स्पेशल मैकेनिज्म। एपोमिक्सिस क्या है? एक स्पेशल मैकेनिज्म है टू प्रोड्यूस सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द एपोमिक्सिस। टू प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या बोला? जैसे मैं पार्थिनोकार्पिक में बार बार फोकस कर रहा हूँ, पार्थिनोकार्पिक में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, इसी तरीके से एपोमिक्स में मैं बार बार यही फोकस कर रहा हूँ कि तुम फ्रूट को काटो और फ्रूट के जगह पे सीड चिपका दो, तो अपना एपोमिक्सिस का डिफिनीशन बन जाएगा। चलिए भाई, अगर इतना बात तुमको समझ में आ गया कि एपोमिक्सिस का डिफिनीशन क्या होता है, तब हम जा करके इसका एक ओवरव्यू हम बता पाएंगे। क्या बता पाएंगे? अब हम एक आउटलाइन तैयार करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे हम फॉर्मेशन करते हैं किसका? सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि हमको एपोमिक्सिस सीड बनाना पड़ रहा है ना? देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि सीड का यूज क्या है ना? तो सीड का यूज क्या? तो मोस्ट कॉमन अगर हम सीड का यूज देखें तो सीड ही तो वो है, सीड ही क्या है? वो मैटर है जो क्या कर सकता है? नेक्स्ट प्लांट को ग्रो रखने की कैपेबिलिटी रख सकता है ना? तो सीड को अगर हम कहीं पे तो करेंगे
ठीक है ना, सोन करेंगे, सीड को अगर कहीं पे हम बो देंगे तो वहां से हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीड ही वो पार्ट है, सीड ही वो पार्ट है जिससे एक नया पौधा बन रहा है ना। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको एपोमिक्टिक सीड बनाना पड़ गया। खैर, एक नाम आपने और सुना होगा, हाइब्रिड सीड। क्या नाम सुना है? हाइब्रिड सीड, ठीक है ना। तो हाइब्रिड सीड और एपोमिक्टिक सीड में क्या अंतर है? हाइब्रिड सीड अगर पास में था अपने, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको एपोमिक्टिक सीड भी बनाना पड़ गया? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर सही बात है, अगर अपने पास भाई हाइब्रिड सीड था, क्या था? अगर अपने पास हाइब्रिड सीड था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको क्या करना पड़ गया कि एपोमिक्टिक सीड बनाना पड़ गया? अरे समझ में आया क्या? अगर हाइब्रिड सीड था तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको एपोमिक्टिक सीड बनाना पड़ गया? तो इधर ये जितने भी सवाल है, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस बोले, इन सारे सवाल का जवाब हम एक एक करके आइए भाई यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, इस चीज को ऐसे समझो, इस चीज को ऐसे समझो कि ठीक है भाई, अपने पास हाइब्रिड सीड तो था। क्या था? अपने पास हाइब्रिड सीड तो था, और हाइब्रिड सीड के होने के बावजूद भी हम एपोमिक्टिक सीड बना रहे हैं तो कुछ न कुछ एक रीजन होगा। उस रीजन को देखो। हाइब्रिड सीड जो है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है। क्या है? हाइब्रिड सीड के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है कि हम करेक्टर को, जो हमारा जो डिजायर्ड करेक्टर है, हम उसको क्या कर सके? रिटेन कर सके। मतलब जैसे कि मान लो हमारे पास कोई हाइब्रिड सीड है, और उस हाइब्रिड जो सीड हमने लाया, उस हाइब्रिड सीड के अंदर हम वो कैरेक्टर, कोई एक कैरेक्टर देख करके हिलाए होंगे उस हाइब्रिड सीड को। तो वो कैरेक्टर हो सकता है कि वो जो पौधा है, हम चाह रहे थे कि जो हमारा धान है, तो हमारा धान लंबा लंबा होगा, या फिर जो हमारा जो जो भी है, राइस हुआ चाहे व्हीट हुआ, उसका जो फल होगा वो हमारा लंबा लंबा होगा, ठीक है ना। तो ये वाली कैरेक्टर हमारे हाइब्रिड सीड में थी। पर जब हम क्या करते हैं, एक जनरेशन में तो वो कैरेक्टर शोन हुआ, जब वो वही हाइब्रिड सीड हम बार बार यूज कर लेने लग जाते हैं, तो हाइब्रिड सीड के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि उस कैरेक्टर को रिटेन करके रख पाए, ठीक है ना। जैसे ही एक एक साल हम हाइब्रिड सीड को लगाएंगे, फसल हमारी जो हमारा डिजायर्ड हमने देख करके लाया है तो उतना मिलेगा। पर अगले साल जैसे ही यार हम हाइब्रिड सीड को फिर अगेन उगाएंगे, तो जो हमारा F2 जनरेशन में होगा वो एग्जैक्ट करेक्टर नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता आएगा, थोड़ा मोड़ा वेरिएशन तो जरूर आएगा। मतलब कि हाइब्रिड सीड के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है कि किसी एक करेक्टर को रिटेन करके रखने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम हाइब्रिड सीड को समझो ध्यान से, कि अगर हम हाइब्रिड सीड को बार बार हर एक जनरेशन में हम यूज करने लग जाएंगे, हाइब्रिड जो सीड है वो बार बार सेम तरीके का डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं देगा, ठीक है ना। इसलिए इसलिए साइंटिस्टों ने क्या दिमाग लगाया कि उसमें हाइब्रिड जो सीड है उसके जगह पे हम क्या करें, एपोमिक्टिक सीड बनाए। कौन सा सीड बनाए भाई? तो हम एपोमिक्टिक सीड बनाए। अच्छा सर, अगर एपोमिक्टिक सीड बनाए हैं, क्या अभी ये जो प्रॉब्लम थी, क्या अभी ये जो प्रॉब्लम थी हाइब्रिड सीड में, क्या वो जो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल यार, एपोमिक्टिक सीड में ये जो अपने करेक्टर रिटेन करने वाली प्रॉब्लम है एग्जैक्टली सॉल्व हो जाती है। अरे समझ में आया क्या? एपोमिक्टिक सीड में क्या हो जाती है, ये प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाता है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एपोमिक्टिक सीड बनाने का सोचा। अरे समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये कहानी समझ में आई क्या भाई, कि एपोमिक्टिक सीड की बनाने की जरूरत क्या क्यों पड़ी? ये हाइब्रिड हो सीड होने के बावजूद भी हम एपोमिक्टिक सीड की तरफ शिफ्ट क्यों हुए? अरे इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई तो हम आगे का आराम से देख सकते हैं। अच्छा सर, एपोमिक्टिक सीड बनाने से फायदा क्या होगा? अरे बकलोल, अभी तो बता दिया। एपोमिक्टिक सीड बनाने से फायदा क्या होगा? अगर कोई किसान है, वो हाइब्रिड सीड बार बार खरीद के लेकर के आ रहा था, है ना, वो हाइब्रिड सीड बार बार हर साल दुकान से खरीद के लेकर के आ रहा था, और हाइब्रिड सीड बनाने की जो टेक्नोलॉजी वो महंगी है ना। हाइब्रिड सीड जो है मार्केट में पता करोगे, गद्दारों, तो जाओगे अगर मार्केट में पता करोगे तो हाइब्रिड सीड जो होती है वो महंगी आती है। अगर किसान हर साल इतने महंगे महंगे सीड लगाएगा, एक तो किसान बेचारा वैसे ही गवर्नमेंट उतना सपोर्ट करती नहीं है, सस्ते दाम पे बेच देता है अपना सब अनाज, लेकिन नहीं तो किसान वैसे भी परेशान है। और हाइब्रिड सीड अगर बार बार लेगा, ठीक है ना, तो उससे तो और घाटा लग जाएगा। अरे समझ में आ गया ना? तो और ज्यादा किसान और ज्यादा परेशान होने लगेंगे, फिर हम लोग भूखे मर जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम एपोमिक्टिक सीड बना देंगे,
तो जैसे हमने कि एपोसिग्मेटिक सीड में जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर ए था कि जो पौधे हो वो छोटे हो और उसमें जो फ्रूट लगे, ठीक है ना, जैसे उसमें मान लो कि धान है, जैसे मान लो हम धान का ही फसल ले लेते हैं, तो जो धान की फसल हो, धान थोड़ा छोटे रहे, क्योंकि अगर देखो धान अगर बड़ा होगा तो विंड आएगा जरूर, हवा आएगा तो टूट जाएगा, ठीक है ना। तो पहला तो हम चाहते हैं कि स्टेम थोड़ी क्या हो, स्टेम थोड़ी थिक हो, मोटी हो, ताकि फटाफट टूट ना पाए। और दूसरा चीज क्या हो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, सूखा रेजिस्टेंट, पानी रेजिस्टेंट, इस तरीके का इन्फेक्शन रेजिस्टेंट हो, और खूब ज्यादा अपना पौधा थोड़ा छोटा ही हो पर खूब ज्यादा उसमें फल आए, मतलब धान आए उसमें खूब ज्यादा। तो इस मतलब ये वाला हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया। अब हम कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म से, ठीक है ना, अब हम कुछ मैकेनिज्म से हम एपोमिक्टिक अगर हम धान का सीड बना लेते हैं तो ये कैरेक्टर हमेशा हर साल रिटर्न हो जाएगा, और किसान हर साल एपोमिक्टिक सीड एक बार इन्वेस्टमेंट पैसा करेगा और एपोमिक्टिक सीड खरीद के लाएगा और बार बार एपोमिक्टिक सीड वही लगाते जाएगा। अरे समझ में आया क्या? तो इस तरीके से हाइब्रिड वाले को रिप्लेस करने का एक अच्छा तरीका था एपोमिक्टिक सीड। अरे समझ में आया क्या? और इसी तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन भी में भी थोड़ा सा क्या हो गया, सहयोग मिल गया, थोड़ा सा क्या पूरा का पूरा सहयोग मिल गया ग्रीन रिवोल्यूशन में। अरे समझ में आया क्या भाई? देखो एपोमिक्टिक एंड पॉलीमरेनी बच्चों को समझ में नहीं आता जल्दी जल्दी, ठीक है ना, पर उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। चलिए साहब, एक बार समझ में आ गया तो फिर हम इसके आगे 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 की कहानी देख लेते हैं अपना। देखो क्या लिखा है, जैसा अभी मैंने बोला कि एपोमिक्सिस किस में होता है, तो एकदम याद कर लो, एस्टेरेसी फैमिली एंड द ग्रासेस फैमिली में एपोमिक्सिस हमने देखा है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन नोन एज द एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस हो गया। पर यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, किसका डेफिनेशन बता दिया यहाँ पे, पार्थिनोकार्पी का डेफिनेशन बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इन नोन एज द पार्थिनोकार्पी। चलिए जी, यहाँ पे एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, एकदम एकदम इस लाइन को, एकदम इस लाइन को घोल करके, एकदम इस लाइन को घोल करके पी जाओ, एकदम इस लाइन को घोल करके पी जाओ, क्योंकि इस लाइन से नीट में ना जाने कितनी लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इस लाइन से ना जाने कितनी लाख बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई मैंने क्या बोला था, साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई। अगर तुमको साइंस में इंटरेस्ट लाना है, तुम हर एक सवाल का हाउ एंड व्हाई खोज लो, पूरा का पूरा साइंस क्लियर है। समझ में आया क्या? चलिए भाई, यहाँ पे क्या है कि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन लगता है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। चलिए चलिए, एकदम एकदम इत्मीनान से, एकदम इत्मीनान से, थोड़ा सा हम बड़े हो जाए, एकदम इत्मीनान से समझेंगे कि यहाँ पे इस लाइन को क्यों लिखा गया है कि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद करो भाई, बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुमको लेक्चर के टाइम पे ही इतनी बार बोल दें कि याद हो जाए, ठीक है ना। एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए से एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ ए से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द, मिमिक्री करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरीके से। तो देखो यहाँ पे अब लिखा है कि एपोमिक्सिस द फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि एपोमिक्सिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता हुआ दिखाई दे रहा है। गजब बात है, गजब बात है, शानदार शानदार। समझो इसको, ऐसे समझते हैं। पहले इसको समझने के लिए हम एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन को, इसका बेसिक जो है इसको समझते हैं। तो बेसिक क्या है भैया, बेसिक क्या है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट, दो हैप्लॉइड गैमीट आते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है। अरे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में आकर के जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाकर के वहां पे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। चलिए साहब, ये तो समझ में आया। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्या बोला? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब बॉडी पार्ट से ही बन जाएगा या फिर किसी अदर पार्ट से ही हम ग्रो करा लेंगे।
ऋतु करा लेंगे सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब सर कि अगर लिखा है मतलब सर कि अगर लिखा है एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बस इतना समझो, एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कि यहाँ पे इस एपोमिक्सिस के अंदर में कोई हेप्लॉइड ओप्लॉइड का लोचा नहीं होगा, बिल्कुल लोचा नहीं होगा, है ना। कोई मेल गैमीट वगैरह का लोचा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही बोला, इससे सॉर्ट आउट हो गया कि यहाँ पे कोई गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी मतलब कोई हेप्लॉइड वगैरह लोचा, गैमेट हेप्लॉइड होते हैं तो हेप्लॉइड गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और फर्टिलाइजेशन वगैरह की जो कहानी है, फर्टिलाइजेशन वगैरह जो नौटंकी है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ, व्हाई एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अभी इसका दूसरा सेगमेंट क्या है, बट इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोला भाई, इट मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। अच्छा साहब, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। और अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैसे मिमिक्री करता है, देखो अभी मैंने बोला कि दो हिप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट आकर के फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता, बिल्कुल यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो है अपना, यहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल यार। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, एग्जैक्ट, एकदम इस लाइन को पकड़ो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। तो एपोमिक्सिस के अंदर में हेप्लॉइड गैमीट, दो हेप्लॉइड मेल गैमीट तो मिक्स नहीं करेंगे, ना ही फर्टिलाइजेशन होगा, ना ही जाइगोट बनेगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट एम्ब्रायो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम इस एपोमिक्सिस के अंदर में अगर डायरेक्ट क्या बनाने लग जाएं, डायरेक्ट हम इस एम्ब्रायो को बनाने लग जाएं, इस डायरेक्ट एम्ब्रायो को बनाने लग जाएं, तो ये हो जाएगा एपोमिक्सिस। क्या हो जाएगा, एपोमिक्सिस। अरे समझ में आया क्या कि यहाँ पे ना ही तो हेप्लॉइड का कोई दिक्कत है, ना ही दो मेल गैमीट आपस में मिलना, हेप्लॉइड मेल गैमीट आपस में मिल रहे हैं, जाइगोट बन रहा है, एक कोई कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ तक तो लग रहा था हमें कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया। पर क्या है कि यहाँ पे जब ना जाइगोट बन रहा है, ना मेल गैमेट मिल रहा है, तो जब ना मेल गैमेट मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जाइगोट कहाँ से बनेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं भाई, डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं। तो किसका एग्जांपल है, एपोमिक्सिस। अरे है कि नहीं, एपोमिक्सिस के अंदर में हम डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं इस एपोमिक्सिस का डिफिनेशन में, और एक एक लाइन अब फिर एनसीईआरटी को समझते हैं, है ना। मास्टर साहब को दिखता नहीं है क्या, मास्टर भैया दिखता नहीं है, चश्मा लगा लेते हो पटपाट, बहुत मार मारेंगे, ठीक है। हमको दिखता है, हमको दिखता है, बहुत दूर दूर दिखता है, ठीक है। देखो भाई क्या लिखा है, ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड। हाँ यार, बहुत सारे तरीके हम लैब में बना सकते हैं, एपोमेक्टिक सीड बनाने के बहुत सारे तरीके। इन सब स्पीसीज, अब यहाँ से ध्यान से समझना, कुछ स्पीसीज में क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है इन सम स्पीसीज, मतलब कि कुछ स्पीसीज में क्या होता है, इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड। क्या लिखा है यहाँ पे, हम डायरेक्ट यार डिप्लॉयड एग सेल बना लेते हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। अरे समझ में आया क्या कि देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है कि इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल्ड इज फॉर्म्ड। क्या लिखा है, डिप्लॉयड एग सेल्ड इज फॉर्म। कुछ कुछ स्पीसीज में क्या होता है, डिप्लॉयड एग सेल का हम फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब भी डिप्लॉयड एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, यही खास बात है एपोमिक्सिस में। विदाउट फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे हम डिप्लॉयड एग सेल फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब देखो, ना ही यहाँ पे मियोटिक डिवीजन हो रहा है क्या, नहीं सर, मियोसिस नहीं होगा। क्या लिखा है, अब इस लाइन को ध्यान से पकड़ लो, अगर इस लाइन को तुम पकड़ लिए बेटा जी, तो तुम्हारा पूरा का पूरा एपोमिक्सिस का खेल खत्म यही हो जाएगा। क्या लिखा है, डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। अब ध्यान से सुनो कि यहाँ पे डिप्लॉयड एग सेल हम बना दे रहे हैं,
अच्छा सर, डिप्लॉयड एग सेल का फॉर्मेशन हम यहाँ पे हो रहा है विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि यहाँ पे विदाउट रिडक्शनल डिवीजन की का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मियोसिस जैसा कुछ फिनोमिना हो रहा होगा क्या? मियोसिस यहाँ पे नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा भैया? मियोसिस नहीं चलेगा। अगर मियोसिस नहीं चलेगा तो जो अपना मियोसिस नहीं चलेगा तो बताओ, जो क्रॉसिंग ओवर है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये सब होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना? तो मतलब जो क्रॉसिंग ओवर है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, ये सब नहीं होगा। मतलब कि जो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है, क्या है? जो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है ना? जो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर है, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे समझ में अब फिर इस कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान से समझ सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोमिक्टिक सीड और हाइब्रिड में क्या अंतर है ना? तो एपोमिक्सिस में नहीं सेग्रीगेशन हो रहा है, करेक्टर का सेग्रीगेशन हो ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका रीजन तो यहाँ पे मैंने तुमको समझा दिया कि एपोमिक्सिस में हम डायरेक्ट डिप्लॉयड एग सेल बनाते हैं। अब तरीके क्या है? तो तरीके हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि हम डायरेक्ट डिप्लॉयड एग सेल कैसे बना देते हैं, है ना? डायरेक्ट डिप्लॉयड एग सेल कैसे बना देते हैं, ये हायर क्लास की बात है। तो डायरेक्ट डिप्लॉयड एग सेल का फॉर्मेशन कर देते हैं विदाउट रिडक्शनल डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, ये तो हम पहले ही पढ़ लिए। यहाँ पे हम एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इस लाइन को भी तुम थोड़ा रख लो कि एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या बना रहे हैं भैया जी? क्या बना रहे हैं भैया जी? भैया जी ध्यान से देखिएगा, क्या बना रहे हैं आप? यहाँ पे एम्ब्रायो बना दे रहे हैं, डायरेक्ट। यहाँ पे एम्ब्रायो बन गया कि नहीं? तो अगर एम्ब्रायो बन गया मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एम्ब्रायो बनता था। इसीलिए तो बोला मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है। ठीक है ना? पर पूरा का पूरा तरीका क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? हाँ यार, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है लेटर ऑन स्टेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मोर ऑफ एन इज मेनी केस, जैसे कि सिट्रस हो गया और मैंगो हो गया। क्या? जो सिट्रस हो गया और मैंगो हो गया, इसको तो छोड़ के मत जाना। इसको तो तुम छोड़ के जाओगे तो हम मानेंगे एक नंबर के तुम गधे हो। क्या हो? एक नंबर के गधे हो। जो लड़का इस लाइन को छोड़ के जाएगा, जो लड़का इस लाइन को छोड़ के जाएगा, हम मानेंगे एक नंबर का गधा है। क्या है? एक नंबर का गधा है। अब भाई देखते हैं कि मोर ऑफ एन एज इन मेनी citrus and mango variety, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac क्या होता है? एपोमिक्सिस का ही है। ठीक है ना? बोला ना कि एपोमिक्सिस का नाम जैसे ही तुमको याद आ रहा है तो सिट्रस और मैंगो तुम कंसीडर कर लो। ठीक है ना? खैर, एस्टेरेसी फैमिली एंड ग्रासेसी फैमिली को भूलना नहीं है। वैरायटी ऑफ द, इसमें क्या होता है? सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, जो बाकी के जो बाहर में जो पोलर न्यूक्लियाई के बाहर न्यूसेलर सेल थे, इसमें क्या होता है? न्यूसेलर से सराउंडिंग द एम्ब्रायो सैक, ये क्या करते हैं? स्टार्ट डिवाइड, मतलब कि जो न्यूसेलर सेल है, जो न्यूसेलर सेल है, जैसे कि मान लो एम्ब्रायो था, तो ये जो बाकी सारे न्यूसेलर सेल थे, ये क्या करते देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं अपना डिवाइड करना और प्रोट्रूड इन द एम्ब्रायो सैक, और इस एम्ब्रायो सैक के ही अंदर ये डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और इसी एम्ब्रायो सैक के अंदर में ये क्या बना देते हैं? डिवाइड करते करते ये अपना एम्ब्रायो बना लेते हैं। चलिए भाई, आगे क्या है कि इन सच स्पीसीज, इसमें क्या होता है? ये ओव्यूल कंटेन मेनी एम्ब्रायो। तो क्या होता है? इन सच स्पीसीज, तो इस स्पीसीज में मतलब इस सिट्रस वाला फ्रूट बताया ना, मतलब कि जो सिट्रस फ्रूट है और मैंगो वाले फ्रूट है, तो हर एक ओव्यूल के अंदर में इसमें कई सारे एम्ब्रायो आ जाते हैं। अरे अभी तो बताया है ना यार कि जो न्यूसेलर सेल है इसमें डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूसेलर सेल का डिवीजन किस टाइप के सीड में यूज होता है? तो एपोमिक्टिक सीड में आ जाता है। एपोमिक्टिक सीड में आ जाता है। ठीक है ना? एम्ब्रायो, occurrence of more than one embryo in a seed is referred as a polymbryo, मतलब कि एक से ज्यादा टाइप के अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा है तो पॉलीम्ब्रायोनी आ जाता है। एक से ज्यादा टाइप के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है तो पॉलीम्ब्रायोनी बन जाता है। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं कि अगर एक से ज्यादा एम्ब्रायो बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीम्ब्रायोनी। अब इसको कैसे समझेंगे? यहाँ पे हम कई सारे सीड को निकाल लेते हैं। टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज का हम कई सारे सीड निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं? हम स्क्वीज करते हैं। ठीक है ना?
तो हम क्या देखेंगे, मिनी एम्ब्रायो ऑफ कई सारे अलग अलग शेप और साइज के एम्ब्रायो दिख जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रायो इन ईच सीड। अब गिनते उनते रहो यहाँ, ठीक ठीक। व्हाट वुड द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमिक्टिक, जेनेटिक नेचर क्या है एपोमिक्टिक एम्ब्रायो का? व्हाट वुड द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमिक्टिक एम्ब्रायो, खोजो। कैन दे बी कॉल्ड द क्लोन, क्या हम इसको क्लोन बोल सकते हैं? तो एक बार ध्यान दो, ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, क्या सोचो कि व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रायो, एम्ब्रायो का जेनेटिक नेचर कैसा होगा? जेनेटिक नेचर बोले तो मास्टर क्या होगा? एंड कैन दे बी कॉल्ड क्लोन, क्या हम इसको क्लोन बोल सकते हैं? हाँ यार बोल सकते हैं, है ना? तो क्लोन हम बोल सकते हैं, क्लोन बोल सकते हैं क्या? क्लोन बोल सकते हैं क्या? हाँ हम बोल सकते हैं। कैसे क्लोन बोल सकते हैं? क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो इसको हम क्लोन बोल सकते हैं, ठीक है ना? चले भाई, यहाँ पे इस लाइन को एक बार तुम ध्यान से, जो भी दर्शक भैया हमारे देख रहे हैं, इस लाइन को तुम ध्यान से एक बार पढ़ो। क्या पढ़ो? इस लाइन को एक बार ध्यान से पढ़ो और इस लाइन को तुम समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड के बारे में क्या लिखा हुआ है, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड के बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पे तुमको डिफरेंस समझाने की कोशिश किया है, यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंस समझाने की कोशिश किया है कि हाइब्रिड वाला जो सीड था उसको एपोमिक्सिस वाले सीड से हमने कैसे रिप्लेस किया है, और उसमें चुनौती क्या क्या है कि महंगा है, सस्ता है, क्या है? तो एक बार मेरा सबसे रिक्वेस्ट है भाई, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार तुम प्लीज इस पूरे और पूरे स्लाइड को एक बार ध्यान से देखो और पढ़ो। अरे पढ़ लिया क्या? अरे पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया क्या? उम्मीद है पढ़ लिया होगा, उम्मीद है पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे देखो, ये चीज तो मैंने तुमको समझा दिया, ये चीज तो मैंने तुमको समझा दिया कि इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसीलिए हम कैन दे बी कॉल्ड एज क्लोन, यस, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्लोन होगा। और जेनेटिक नेचर क्या होगा? अगर एक क्लोन होगा, जेनेटिक नेचर क्या होगा कि जो भी सीड होंगे सब आपस में क्या हो जाएंगे, क्लोन हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी यही मिल गया आप तुमको। अब क्या है, अब क्या है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, क्या लिखा भाई, हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल और फूड वेजिटेबल क्रॉप और बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड, बिल्कुल यार, पर ये बकवास हम खत्म कर देते हैं। देखो हाइब्रिड जो कल्टीवेशन है हर साल इंक्रीज हो जाता है, ठीक, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हाइब्रिड के साथ, हाइब्रिड के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो एक बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम में क्या पूछ देता है कि हाइब्रिड के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाइब्रिड सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड, द वन ऑफ द प्रॉब्लम हाइब्रिड दैट हाइब्रिड सीड कैन बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये सब प्रॉब्लम है, क्या है? प्लांट इन द प्लांट द प्रोजेनी विल सिग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। तो ये चीज मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि हाइब्रिड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोजेनी है कैरेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाता है, और दूसरा कॉस्टली होता है। ये तो मैंने बता दिया कि दूसरा जो रीजन है कॉस्टली होने का है। हेंस द, बस वही है कि एक्सपेंसिव होता है सीड फार्मर के लिए। ये सब मैंने बता दिया गया। दिस हाइब्रिड, इफ दिस हाइब्रिड, अगर हम इसको एपोमेक्टिक बना देते हैं तो करेक्टर का सेग्रीगेशन नहीं होगा। ये भी मैंने तुमको ऊपर समझाया। इफ द हाइब्रिड न्यू क्रॉप, ये सब कुछ लिखा है, आगे आगे पढ़ लो, ठीक है ना, आगे आगे पढ़ियो, आगे आगे पढ़ियो। तो यहाँ पे आकर के भैया हमारा एपोमेक्टिक वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा का पूरा एपोमेक्टिक वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अरे समझ में आया क्या? तो चलिए भाई, उम्मीद है ये पूरा का पूरा एपोमिक्सिस वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने पूरा का पूरा यार कोशिश किया कि हम आपको एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी का एकदम फील दे पाए। और इस तरीके से अगर तुम कुछ भी पढ़ते हो एनसीईआरटी के अंदर में तो तुमको पूरा का पूरा एनसीईआरटी एकदम आसानी लगने वाला है, ठीक है ना। इसको 5 मिनट में भी जा सकता था कि बस ये बोल दो वो बोल दो, जो लिखा है उसको थोड़ा जल्दी लिख दो। पर हमारा मोटिव ये नहीं है देर से आए पर दुरुस्त आए। हमारा मोटो क्या है कि देर से आए पर दुरुस्त, दुरुस्त हम अंग्रेजी में लिखेंगे। मास्टर हिंदी नहीं आता है? दुरुस्त आए, देर से आए पर दुरुस्त आए, ये हमारा मोटिव है ना। चलिए भाई,
आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले आने वाले लेक्चर में और अगला लेक्चर जो होगा वो हमारा समरी का लेक्चर होगा। खैर मैंने बोला था ना एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 में एक-एक लाइन हम एनसीईआरटी का पढ़ा देंगे, तो हम समरी भी नहीं छोड़ेंगे, पीछे के एक्सरसाइज भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। यूट्यूब पे एकदम धमाका, धमाका, धमाका आप देखना कॉपी करेंगे लोग। खैर चलिए भाई, उम्मीद है सब कुछ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले आने वाले लेक्चर में। हँसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं। Thank you. All the very best. See you. Bye.